वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग TCS NQT कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली एक्सप्लेनेशन हम लोग उसका देंगे कि कैसे देखेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, और ऐसे कोई भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सही तरीका क्या है सॉल्व करने का। तो ये सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, गिवन अ मैक्सिमम ऑफ 4 डिजिट टू द बेस 17, 10 इज ए, 11 इज बी, 12 इज सी, 16 इज जी एज इनपुट, आउटपुट इट्स डेसिमल वैल्यू। सो बेसिकली ये ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या बाइनरी कन्वर्जन्स का क्वेश्चन है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें हेक्साडेसिमल में जैसे 16 को बेस लेते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग बेस जो ले रहे हैं वो है 17। एक टेबल बना लेते हैं ए और उसकी वैल्यूज़ की, मतलब कैरेक्टर्स और उसके वैल्यूज़ की एक टेबल बना लेते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो 10 है, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14, एफ की 15 और जी की 16। अगर यहाँ पे इस इनपुट को मुझे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं एफ को लूँगा। ओके, एफ की वैल्यू क्या है? 15 है, तो 15 इंटू 17 टू द पावर 0। और नेक्स्ट स्टेप में जी की वैल्यू क्या है? 16, तो 16 इंटू 17 टू द पावर 1। 3 की वैल्यू क्या है? 3 की वैल्यू 3 ही है, 3 इंटू 17 टू द पावर 2 और 2 इंटू 17 टू द पावर 3। इन सारी स्टेटमेंट्स को जब हम लोग प्लस करेंगे यानी कि सम अप करेंगे तो हमारे पास हमारा डेसिमल नंबर आ जाएगा जो कि है 10980। देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे हुआ है। सबसे पहले मैंने इस प्रोग्राम में तो देखिए इंक्लूड लाइब्रेरीज़ को कुछ इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट यूज़ करने वाला हूँ तो इसलिए आईओ स्ट्रीम यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैथ और स्ट्रिंग लाइब्रेरीज़ को भी इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो इनपुट लूँगा वो एक स्ट्रिंग होगा। और यहाँ पे मैंने पाव फंक्शन का यूज़ किया है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने मैथ्स को भी इंक्लूड कर लिया है। अब देखिए, जब इस प्रोग्राम में मैंने मेन फंक्शन लिखा तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप है वो है इनपुट लेने का। तो इनपुट के लिए मैंने एक एरे डिफाइन किया है, स्ट्रिंग एरे डिफाइन किया है, बेसिकली कैरेक्टर एरे है, और उसको नल कर दिया है, बेसिकली एम्प्टी है वो। और यहाँ पे लॉन्ग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल में अक्सर वैल्यू बड़ी हो जाती है। जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो चांस होता है कि वो बड़ी हो जाए। इंट आई इज इक्वल्स टू 0 और कुछ वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, आगे जाके देखते हैं उनका रोल क्या है। यहाँ पे मैंने हेक्स में इनपुट लिया है स्ट्रिंग टाइप का, और इसकी जो लेंथ है उसको मैंने लेन में स्टोर करा दिया है यूजिंग strlen फंक्शन। और उसके बाद मैंने यहाँ पे len माइनस माइनस कर दिया है, बिकॉज जब भी किसी एरे की हम लोग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, इफ़ अगर मेरे पास एक वर्ड है डॉग, तो डॉग में 3 एलिमेंट्स हैं, D, O और G। तो लेंथ, ये जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है वो 3 मुझे रिटर्न करेगा। बट जो हम लोग प्रोग्रामिंग में ऑपरेट करते हैं तो उसमें हमेशा एक वैल्यू कम होती है, क्योंकि हम लोग का एरे 0 इंडेक्स से शुरू होता है। उस केस में हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे और len माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है लूप का, क्योंकि हमें पीछे से या आगे से किसी भी तरीके से स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है, क्योंकि हमें एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, इसलिए हम लोग एक लूप यूज़ करेंगे। और इस लूप की जो फंक्शनैलिटी है या कंडीशंस हैं, बेसिकली ये लूप i इज इक्वल्स टू 0, यानी कि शुरू 0 से होता है और एंड होता है जब स्ट्रिंग में हमारा टर्मिनेटर कैरेक्टर एनकाउंटर होता है, तो ये लूप डिस्ट्रॉय हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। और इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस प्लस के इंक्रीमेंट में हो रही हैं, यानी कि +1 इंक्रीमेंट्स में। यहाँ पे इस लूप के अंदर मैंने 3 कंडीशन लगाई है, और पहली कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। जो पहली कंडीशन है उसमें हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि ith पोजीशन में जो कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर है
वो 0 से लेके 9 के बीच में लाई करता है या नहीं करता है। अगर वो करता है इसका मतलब कि वो डिजिट है, और फिर अगर वो डिजिट है तो हम लोग वैल्यू नाम के एक वेरिएबल में, वैल नाम के एक वेरिएबल में उसका इंटीजर फॉर्मेट स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू करेक्टर फॉर्मेट की है, 48 0 का आस्की वैल्यू 48 होता है। तो हमने जब कैरेक्टर फॉर्मेट में जो नंबर स्टोर्ड है उससे जब हम लोग 48 माइनस करते हैं तो हमें एक्चुअल नंबर मिल जाता है। सपोज यहाँ पे 1 है अगर कैरेक्टर फॉर्मेट में, तो उसका आस्की वैल्यू 49 हो जाएगा। 49 माइनस 48 करेंगे तो 1 होगा, तो हम लोग को रिजल्ट 1 ही आ जाएगा वैल में। नेक्स्ट कंडीशन जो है एल्स इफ में, यहाँ पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है वो कहीं स्मॉल ए से स्मॉल जी के बीच में तो लाई नहीं करता है, और स्मॉल ए की जो वैल्यू होती है वो 97 होती है। ठीक है, तो अगर हमारा वैल्यू जो है वो बी है तो हमारी वैल्यू 98 हो जाएगी। 98 माइनस 97 करेंगे तो कितना आएगा, 98 माइनस 97 करेंगे तो 1 आएगा। 1 प्लस 10 कितना होता है, 11 होता है। और हमारी जो टेबल थी उसमें हम लोग ने क्या लिखा था, a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 11, सो वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाती है। सिमिलरली हम लोग कैपिटल A और कैपिटल G के बीच की भी रेंज को चेक करेंगे कि वो कैरेक्टर कहीं इस रेंज में तो नहीं लाई करता है, और इस केस में लेकिन हम लोग आस्की वैल्यू जो लेंगे वो कैपिटल A की यूज़ करेंगे। समझ में आ गया। अब जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि अब हम लोग इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे और डेसिमल में आएंगे। डेसिमल बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है जो कि हर इटरेशन में अपनी वैल्यूज़ को एड अप कर रहा है। तो डेसिमल इज इक्वल्स टू डेसिमल प्लस वैल्यू इनटू पावर फंक्शन 17 टू द पावर एलियन। अब एलियन हमारा कितना था, एलियन हमारा अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सेम इनपुट लेता हूँ 23GF, तो हमारा एलियन कितना था यहाँ पे, इस करंटली इस लाइन पे हमारा एलियन जो था वो 4 था, लेकिन एक स्टेप बाद हमने 4 माइनस कर दिया। अब हमारा एलियन कितना हो गया, 3 हो गया। सो बेसिकली यहाँ पे एलियन की वैल्यू 3 है, 17 टू द पावर 3 हो गया, और वैल की वैल्यू कितनी है, हम लोग लूप आगे से चलाएं तो जो फर्स्ट कैरेक्टर आएगा वो 2 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 2 है। तो डेसिमल की वैल्यू हम लोग ने पहली 0 इनिशलाइज किया था, तो 0 प्लस 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई पावर 17 टू द पावर एलियन की वैल्यू 3 है। सो यहाँ पे जो वैल्यू है वो डेसिमल में स्टोर हो जाएगी, और जस्ट इस स्टेप के बाद एलियन माइनस माइनस हो जाएगा। अब एलियन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब फिर से हम लोग लूप में शुरुआत में जाएंगे। अब हमारी आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब हमारी 1th पोजीशन पे वैल्यू जो है वो 3 है। 3 हमारी इस कंडीशन में ही लाई करती है, और 3 की वैल्यू अब वैल में स्टोर हो जाएगी, वैल में। और फिर सीधे हम लोग नीचे आ जाएंगे। डेसिमल की पहले से जो वैल्यू थी वो पिछले इंटरेक्शन की वैल्यू इसमें डेसिमल में स्टोर्ड थी। अब उस वैल्यू के साथ साथ उसमें एक नई वैल्यू आएगी जिसमें वैल की जो वैल्यू है वो 3 है और एलियन की जो वैल्यू है वो 2 है। तो 17 टू द पावर 2 हो गया और वैल जो था वो 2 हो गया। और ये जो लूप है ये ऐसे ही इटरेट करते रहेगा जब तक ये f तक एनकाउंटर नहीं कर लेता है, और उसके बाद जैसे ही इसे टर्मिनेटर कैरेक्टर मिलेगा वो लूप खत्म हो जाएगा, और फिर सीधे हम लोग नीचे सी आउट कर देंगे डेसिमल को, और हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब इस प्रोग्राम को एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। सो इसमें हम लोग जो इनपुट डालते हैं वो सेम इनपुट डालते हैं 2 3 G और F, और देखते हैं आउटपुट क्या है। सो हमारा आउटपुट 10 9 8 0 ही है। सो ये प्रोग्राम था फर्स्ट क्वेश्चन का, और अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सो ये है सेकेंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन को करने से पहले आपको संस्कृत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक संस्कृत का श्लोक है और उसको समझ के ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए ये बहुत बड़ा मजाक है, ये दरअसल में आपको संस्कृत आने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली आपको डराने के लिए है। ये क्वेश्चन में संस्कृत देख करके ही बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है कि अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में यहाँ से जो स्टोरी है शुरू होती है। आर होरी कल्चर हैड सेवरल ग्रेट पर्सन्स सिंस टाइम immemorial and King Vikramaditya Navaratna's 9 gems belongs to this ilk. They are named in the following shloka. अब ये एक श्लोक है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पूरे श्लोक को पढ़ें, इसकी मीनिंग सोचने की कोशिश करें, और दूसरा ऑप्शन है कि सीधे आप इस लाइन पे आइए, स्टेप्स देखिए और आगे बढ़िए, आउटपुट निकालिए। सो मेन जो क्वेश्चन है ना वो यहीं से शुरू होता है। ये सब बस आपको डराने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि ये क्वेश्चन तो बहुत फाड़ है और आप ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से आप बस यही स्टेप्स हैं, इनको ही फॉलो करके आप कुछ भी कर लेंगे, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ही फर्स्ट टर्न्स एंड ट्रेवल्स 10 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। बेसिकली एक यहाँ पे बंदा है जो कि 0 0 पे खड़ा है, और 0 0 क्या हो सकता है, एक ग्राफ हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग एक ग्राफ लेते हैं तो ये जो पोजीशन होती है वो 0 0 होती है। सो ही फर्स्ट टर्न्स एंड ट्रेवल्स 10 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, हिज सेकेंड टर्न इज अपवर्ड फॉर 20 यूनिट्स, थर्ड टर्न इज टू द लेफ्ट फॉर 30 यूनिट्स, फोर्थ टर्न इज द डाउनवर्ड फॉर 40 यूनिट्स, फिफ्थ टर्न इज टू द राइट अगेन फॉर 50 यूनिट्स। अब बहुत सारे लोग पहले स्टेप में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कहाँ मुड़ा था, लेफ्ट मुड़ा था, राइट मुड़ा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन्ड है। यहाँ पे अपवर्ड मेंशन्ड है, यहाँ लेफ्ट मेंशन्ड है, यहाँ डाउनवर्ड मेंशन्ड है, यहाँ राइट मेंशन्ड है, बट इस केस में कुछ नहीं मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगेन मेंशन्ड है। सो इस पूरे 5 स्टेप्स में एक ही जगह है जहाँ पे राइट नहीं है, तो यहीं पे अगेन, मतलब यहाँ पे राइट वो मुड़ा था। सो एक ये थोड़ा पजल सा ये क्वेश्चन है। एंड दस ही ट्रेवल्स एवरी टाइम इंक्रीजिंग द ट्रेवल डिस्टेंस बाई 10 यूनिट्स। बेसिकली ये क्या कर रहा है बंदा, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो ये 0 0 पोजीशन पे है ग्राफ के, ये 10 कदम इधर चला, और अगली बार ये 20 कदम ऊपर चला, फिर 30 कदम इधर चला, फिर 40 कदम इधर, फिर 50 कदम इधर। ये बेसिकली एक स्पाइरल बना रहा है, ठीक है। 0 0 से अगर मैं यहाँ पे x और ये y की वैल्यू है 0 0 इनिशियल वैल्यू, अब इसमें मैं 10 इधर चलूंगा तो मैं x एक्सिस पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो x में ही इंक्रीमेंट होगा, तो x में जब इंक्रीमेंट होगा तो मेरी वैल्यू 10,0 हो जाएगी। अब जो मेरी सेकेंड स्टेप है वो मेरी y एक्सिस के अलॉन्ग है, y एक्सिस मेरी ये है, तो मेरी जो वैल्यू है वो y में एडअप होगी, और मेरी जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था हर एक टर्न पे +10 हो रहा है। तो पहले मैंने 10 कदम चला था, तो इस बार मैं 20 कदम चलूंगा, तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, 10,20 हो गई। अब थर्ड जो स्टेप है उसमें मैं 30 कदम चलूंगा, और किसके अराउंड चलूंगा, x एक्सिस के अराउंड चलूंगा, और क्वेश्चन में मेंशन था कि मैं लेफ्ट जाऊंगा, यानी कि इस पोजीशन से लेफ्ट जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, सो यहां तक मैं जाता हूं तो यहां पे 20 - 10 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं x एक्सिस पे 10 हूं, सॉरी 10 - 10 हो जाएगा। उसके बाद से एक वैल्यू में इधर जाता हूं तो सीधे मेरी वैल्यूज माइनस में आते रहेंगी, तो 10 - 30 करूंगा तो -20 आ जाएगा मेरे पास, और y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब जो मेरा अगला स्टेप है उसमें मेरी वैल्यू 40 स्टेप्स आगे जाएगी, लेकिन किस एक्सिस के थ्रू जाएगी, y एक्सिस के थ्रू। सो 20 - 40, क्योंकि जब भी हम लोग x एक्सिस में इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो हमारी वैल्यूज प्लस होती हैं, और इस डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ते हैं, सॉरी यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी हम लोग किसी भी ग्राफ में x एक्सिस में इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारी वैल्यूज प्लस होती हैं, इस तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारी वैल्यूज माइनस होती हैं, इस तरफ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारी वैल्यू माइनस होती है, और y एक्सिस में अप साइड में हम लोग की वैल्यू प्लस होती है और डाउन साइड में हमारी वैल्यू माइनस होती है। सो इस स्टेप से जब हम लोग 20 स्टेप्स या 40 स्टेप्स जाएंगे कहीं भी, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, तो हमारी वैल्यूज माइनस होंगी, यानी कि 20 - 40 होगा,
और रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी हमारे पास वो -20 होगी, और ऐसे ये स्पाइरल चलते रहेगा। और अब इस क्वेश्चन में ये एक मूव 1 स्टेप देखा जाता है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा, ये पांचवा। सो बेसिकली पांचवे के स्टेप के बाद जो आपकी वैल्यू होगी वो ये होगी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे। सो इसका प्रोग्राम करने से पहले मैंने यहाँ पे एक stdlib करके एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है, और उसके बाद इस प्रोग्राम में देखने वाली बात यह है कि मैंने शुरुआत में एक इनपुट ले लिया है इंट n। बेसिकली नंबर ऑफ स्टेप्स है कि मुझे कितने स्टेप्स आगे बढ़ने हैं। जो हमारा स्टार्टिंग स्टेप है, मतलब इनिशियली हम लोग राइट मूव कर रहे हैं, तो हम लोग जो अपने स्टेप काउंटर को है कि जो हम लोग को डायरेक्शन देगा, ये कैरेक्टर डायरेक्शन देगा कि नेक्स्ट स्टेप मेरा किस डायरेक्शन में होने वाला है, तो उसको हम लोग r से इनिशलाइज कर देंगे क्योंकि इनिशियली हम लोग राइट मोड़ने वाले हैं। उसके बाद एक हम वैल्यू ले लेंगे इंक्रीमेंट 10, क्योंकि जो फर्स्ट मूव है वो हमारा 10 का है और हर इटरेशन के बाद +10 ही हो रहा है। अब उसके बाद हम लोग अपनी इनिशियल लोकेशन या पोजीशन को स्टोर करा लेते हैं, x = 0, y = 0। अब एक मैंने वाइल लूप लिया है, उसके अंदर स्विच कंडीशन है, स्विच केस है, केस R, केस U, केस L, केस T। बेसिकली R मतलब राइट, अपवर्ड, लेफ्ट और डाउनवर्ड, D फॉर डाउनवर्ड। ओके, अब यहाँ पे x = x प्लस इंक्रीमेंट, क्योंकि जब मैं x एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू x में ही चेंजेस होंगे। अगर मैं x एक्सिस पे 10 फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो मेरी वैल्यू 10 x एक्सिस पे ही होगी, y वहीं पे रुकी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। और इस मूव के बाद मैंने अगले स्टेप के लिए, अगले इटरेशन के लिए इंक्रीमेंट की वैल्यू को +10 कर दिया, क्योंकि मैं अगले स्टेप में +20 जाने वाला हूँ। इस स्टेप में मैंने +10 किया, अगले में मैं +20 जाऊँगा। अब उसके बाद इस स्विच केस से मैं बाहर आ जाऊंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा, और मेरी अब n की वैल्यू माइनस हो जाएगी, n माइनस। तो अगर मेरी इनिशियल n की वैल्यू 3 थी तो अब मेरी वैल्यू 2 हो चुकी है। अब मैं वाइल में चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी n अभी 0 तो नहीं हुआ है, तो मेरी वैल्यू अभी 0 नहीं, मेरी 2 है। तो मैं फिर से स्विच केस में जाऊंगा और इस बार मेरी c की वैल्यू पहले u हो चुकी थी, तो अब मैं केस u में आऊँगा और y = y प्लस इंक्रीमेंट करूंगा, क्योंकि मैं अपवर्ड जा रहा हूँ। अपवर्ड किस एक्सिस के अराउंड है, y एक्सिस के अराउंड है, तो जो वैल्यू चेंज होगी वो y एक्सिस के अराउंड चेंज होगी। और इसमें इंक्रीमेंट करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट इटरेशन के लिए +10 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे केस L में मैं x एक्सिस के अराउंड लेफ्ट जा रहा हूँ। लेफ्ट जाने में मेरी x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में जाएगी, माइनस होगी, जो भी इंक्रीमेंट वैल्यू होगी वो माइनस होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे x माइनस इंक्रीमेंट किया है। इन दोनों केस में मैंने प्लस किया था, इस केस में मैंने माइनस किया है, और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप के लिए +10 कर दिया है। ओके, अब उसके बाद मैं डाउनवर्ड जाऊँगा, और डाउनवर्ड जब मैं y एक्सिस के अकॉर्डिंग जाऊँगा तो मेरी वैल्यू y माइनस इंक्रीमेंट होगी। ये बात ध्यान देने वाली है, यही एक इसमें इम्पॉर्टेंट है बात है। और अगर आपने यहाँ पे प्लस कर दिया तो आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। और उसके बाद जब ये पूरा केस और ये सारे लूप्स चल जाते हैं, पूरी प्रोग्राम रन हो जाती है, तो हमारा जो आउटपुट होता है वो x और y में फाइनल पोजीशन हमारी स्टोर हो जाती है, और उसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा इनपुट दे करके देखते हैं कैसा ये प्रोग्राम रन कर रहा है। सो इसमें हम लोग 4 स्टेप्स के बाद की देखते हैं कि क्या वैल्यू है। पहले हम लोग देखते हैं 1 स्टेप के बाद क्या वैल्यू है। 10 और 0, बेसिकली मैं x एक्सिस के अराउंड 10 स्टेप्स आगे गया था, तो 10 और 0 है, ठीक है। अब मैं एक बार फिर इसको रन करूंगा और इसमें जो वैल्यू डालूंगा वो होगी 4। तो मेरी जो वैल्यू -20 है। तो एक बार फिर से वो ग्राफ देखते हैं कि उस ग्राफ में के अकॉर्डिंग ये वैल्यू सही है कि नहीं सही है। तो मैं यहाँ पे इनिशियली था, एक मिनट थोड़ी साफ सफाई हो जाए। तो मैं इनिशियली 0 0 पे था, एक स्टेप लिया मैंने 10 0 पे गया, सेकेंड स्टेप लिया तो मैं 10 20 पे गया,
थर्ड स्टेप लिया तो -20 20 पे गया, और फोर्थ स्टेप में मैं सीधे -20 पे गया। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और इसे हम यूज़ कर सकते हैं, और हमें इस संस्कृत की ज़रूरत अभी नहीं है इस प्रोग्राम में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली प्रोग्रामिंग के कोर से रिलेटेड है। आपको ये समझ में आएगा कि कंपाइलर कैसे बना होगा, उसका एक छोटा सा पार्ट है लेकिन आपको ज़रूर समझ में आएगा थोड़ा तो। सो जो अगला क्वेश्चन है वो है, वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ द फॉलोइंग कीवर्ड्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। आपको भी पता है, अगर हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे होते हैं और अगर उसमें क्लास एक कीवर्ड है तो उस नाम का हम लोग वेरिएबल नहीं ले सकते या कोई भी आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते। सो इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिफायर्स हैं वो हैं ब्रेक, केस, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डिफर, एल्स, फॉर, फंक, गो टू, इफ, मैप, रेंज, रिटर्न, स्ट्रक्ट, टाइप, where. Write a program to find if the given word is a keyword or not. Input if अगर हम लोग का इनपुट रेंज है तो आउटपुट रेंज इज अ कीवर्ड आएगा, क्योंकि वो इस सेट में बिलोंग करता है। कहाँ पे बिलोंग करता है? यहाँ पे बिलोंग करता है। और ऐसे अगर मैं इसमें इनपुट कंटिन्यू दूंगा तो कंटिन्यू इज अ कीवर्ड, मेरा आउटपुट आना चाहिए। और लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ इनपुट तो मेरा आउटपुट आना चाहिए रेंज इज नॉट अ कीवर्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे होगा। सो बेसिकली ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है, इसमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ या बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे हम लोग एक सबसे पहले तो लाइब्रेरीज को इंक्लूड करेंगे, स्ट्रिंग्स यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग्स के साथ खेल रहे हैं। अब जो मेन फंक्शन है उसमें सबसे पहले मैं वो सारे कीवर्ड्स को एक एरे में डाल दूंगा एस नाम के, और फिर इनपुट के लिए मैं एक और एरे ले लूँगा और एक वेरिएबल लूँगा एफ, ताकि मुझे पता चले कि ये वैल्यू, ये जो इनपुट में वैल्यू दी गई थी वो कीवर्ड है या नहीं है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया है इस लाइन में, इंट में। अब मुझको एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा इंट i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i इज स्मॉलर देन 16। अब ये 16 क्यों लिया है मैंने? क्योंकि मैंने काउंट कर लिया है ब्रेक, केस, कंटिन्यू को, और ये इनकी जो नंबर्स हैं वो 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इफ में strcmp यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे inp यानी कि इनपुट को इस एरे के हर एलिमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ, और अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो मैं f को, जो कि 0 था, उसे मैं 1 कर दूंगा और फिर इस लूप से डायरेक्टली बाहर चला जाऊंगा। मैं आगे फिर कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं सीधे बाहर चला जाऊंगा लूप के, और उसके बाद मैं इस वैल्यू को चेक करूंगा, f की वैल्यू को चेक करूंगा कि वो 1 हुई थी पूरे इटरेशंस के बाद, सारे इटरेशंस के बाद उसकी वैल्यू चेंज हुई थी या नहीं हुई थी। और अगर उसकी वैल्यू चेंज होके 1 हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो इनपुट में वैल्यू दी गई थी वो हमारे एरे में एग्जिस्ट करती है, जिसका मतलब है कि वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कीवर्ड है। सो मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा इंप, यानी कि हमारी वैल्यू इज अ कीवर्ड। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि f इज इक्वल्स टू 0 ही है, तो इसका मतलब कि वो हमारे एरे में नहीं इंक्लूडेड था, वो हमारे इस 16 एंट्रीज में नहीं था, इसका मतलब कि वो उस लैंग्वेज में नहीं बिलोंग करता है। तो मैं एक मैसेज पास कर दूंगा वैल्यू इज नॉट अ कीवर्ड। सो ये था प्रोग्राम। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे लगता है कुछ इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं एक बार पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद पूरी वेबसाइट रीलोड करता हूँ। सो हमारा जो पिछला कंपाइलर था उसने हमें क्या बताएं, नहीं कंपाइल हो रहा था उसमें, तो हम लोग एक दूसरे कंपाइलर को यूज़ कर रहे हैं। और अब इसको रन करते हैं, और यहाँ पे जो मैं वैल्यू डालने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं डालूंगा इसमें रिटर्न। रिटर्न इज अ कीवर्ड क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे उस एरे में रिटर्न मौजूद है। अब
फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा और देखता हूँ कि क्लास इस लैंग्वेज में है कि नहीं है। क्लास इज़ नॉट अ कीवर्ड, सो इस लैंग्वेज में क्लास नहीं है, यानी कि ये लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो इसी प्रोग्राम के साथ आज की क्लास का अंत होता है और जल्द ही हम लोग मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, और कोशिश करेंगे कि साथ में उन्हें सॉल्व करें और फिर डिस्कस करते हैं कि प्रोग्राम के लॉजिक्स कैसे बनते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज मेनली जो क्वेश्चंस थे वो स्ट्रिंग से थे। अगली बार मैं कोशिश करूँगा एरेस के क्वेश्चन लाऊं और बेसिक क्वेश्चंस भी, जैसे कि पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और ये जितने नंबर्स होते हैं ये भी बहुत पूछे जाते हैं। और अगर आपको पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम पे वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मेरे पास कई पैटर्न्स पड़े हुए हैं, कुछ तो अभी हाल ही फिलहाल प्लेसमेंट एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो अगर आपको उन पैटर्न्स से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप बताइएगा, मैं एकदम बिगनिंग से आपको पैटर्न पूरा समझा दूंगा, आपको बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होगा। सो चलते हैं, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।